हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम निकित सिंह है एंड मेरी यूपीएससी सीएससी में इस बार रैंक 491 आई है। इट्स एक्चुअली माय फर्स्ट लाइव। सो वी वुड बी स्टार्टिंग विथ आवर जर्नी कि कैसा रहा सब कुछ। सो स्टार्टिंग होती है 2022 से। मेरे दिमाग में हमेशा से कहीं ना कहीं मैं डिप्लोमेसी की तरफ अट्रैक्टेड रहा हूँ। बट मुझे पता नहीं था कि कैसे होता है, कौन से एग्ज़ाम्स देनी होती है। जब मैंने देखा कि इसके लिए कौन सी एग्ज़ाम्स देनी होती है, जब यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि उसके लिए यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। उसके थ्रू मुझे पता चला कि यूपीएससी जैसी एक एग्ज़ाम होती है। इस तरीके से मुझे पता चला कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम होती है एंड इसके थ्रू आप आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बन सकते हैं। ये थी स्टार्टिंग जर्नी। अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ मी। मेरा बर्थ इंदौर में हुआ है। मेरे पेरेंट्स बिहार की सिवान डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं एंड मेरी स्कूलिंग इंदौर से हुई है एंड मेरा कॉलेज गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज भंवर कुआं था, इंदौर से ही। एंड देन उसके बाद मैंने यूपीएससी की जर्नी चालू कर दी। कोर्सेज में मेरी इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्सेज थे। दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। नाउ टॉकिंग अबाउट कि जब रिजल्ट आया तब मैं कहाँ था। तब एक्चुअली मेरा इंटरव्यू लास्ट डे पे था एंड उसमें भी लास्ट स्लॉट था। उस दिन इसलिए मैं दिल्ली में ही रुक गया था, क्योंकि रिजल्ट वैसे भी आखिरी इंटरव्यू के 5 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है जनरली। इस बार शायद 6 दिन लगे, बट मैं तभी वहाँ पे रुक गया था मैं, क्योंकि मुझे लगा वापस से आना पड़ेगा, उससे अच्छा यहीं रुक जाता हूँ। फिर जब रिजल्ट आई थिंक 2:30 बजे आया था एंड मेरे भाई ने मुझे बताया कि नोटिफिकेशन आ गई टेलीग्राम पे। मैंने जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ी और देन मैंने यूपीएससी रिजल्ट की पीडीएफ खोल ली। एंड इट वाज पहले तो मैं स्क्रॉल कर रहा था, बट देन फाइनली मैंने अपना नाम सर्च कर लिया एंड मुझे मेरा नाम मिल गया। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मुझे आईआरएस मिल सकता है, बट देन जजिंग बाय द वैकेंसीज एंड द नंबर ऑफ सीट्स एंड गॉजिंग द फैक्ट दैट इस बार 50% एक्स्ट्रा सीट्स थी आईएफएस में। आई एम होपफुल ऑफ गेटिंग इनटू माय डिजायर्ड सर्विस। सक्सेस का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा, स्पेसिफिकली मेरी मॉम को, कि उन्हें जितना आता था उन्होंने हमेशा मुझे उतना पढ़ाने की कोशिश की है। नन ऑफ माई पेरेंट्स आर ग्रेजुएट एंड माई डैड इज़ नॉट इवन 12th पास, बट स्टिल उन्होंने हमारे लिए इतना किया, हमें सारी अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करवाई। चाहे हम लोग बेस्ट स्कूल्स में मेरे और मेरे भाई बहनों का एडमिशन कराया। आई वुड बी फॉर एवर ग्रेटफुल कि उतनी नॉलेज ना होने के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने इतनी ज़्यादा हेल्प करी हम लोग की। मेरी सक्सेस का पूरा क्रेडिट उन लोगों को जाता है। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स, फैमिली जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, मैं उन्हें भी क्रेडिट देना चाहूँगा। मेरी सिस्टर को, मेरे ब्रदर को एंड देन जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, चाहे उन्होंने मेरी छोटी सी हेल्प क्यों ना की हो, बट मैं उनका आभारी रहूँगा। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जिसमें मोटिवेशन सस्टेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। एंड कितनी बार स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है अगर वो उसके आसपास अच्छा माहौल ना हो तो, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द पेरेंट्स। आई एम ग्रेटफुल टू देम। प्रीलिम्स मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज है। देर इज़ नो स्टेज विच इज़ मोर डिफिकल्ट देन प्रीलिम्स, चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो। जिन्हें पता नहीं होगा मैं उन्हें पैटर्न बता देता हूँ। प्रीलिम्स में 2 पेपर रहते हैं, जीएस 1 एंड देन सी सेट। जीएस 1 में जेनरिक जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, इकोनॉमिक्स, तो ये सब जीएस 1 में कवर्ड रहते हैं। एंड सी सेट में मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश रहती है। इंग्लिश रॉ फॉर्म में नहीं आती है, ग्रामर नहीं पूछते उसमें, उसमें कॉम्प्रहेंशन पूछते हैं एंड देन अब उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इट्स जो स्कूल में जैसे अनसीन पैसेजेस रहते थे, गद्यांश एंड पद्यांश, वैसा रहता है ये, बट इसमें क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं। इसमें आपको अपनी असम्पशन स्किल्स और रीजनिंग का भी कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है। दैट वाज द जीएस एंड सीसेट पैटर्न। अब पढ़ना कैसे, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम जीएस 1 के पेपर से। उसमें कुछ स्पेसिफिक बुक्स पढ़नी है। उतना ज़्यादा सिलेबस एक तरीके से है भी और नहीं भी है इसलिए क्योंकि कहीं से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और नहीं है इसलिए क्योंकि एक स्टैंडर्ड बुक्स का सेट होता है, आपको वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी रहती है। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेते हैं और अपना स्टैटिक कवर कर लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स भी अच्छे से समझ में आएंगे। एंड अंदर ही अंदर एक विश्वास रखना होगा कि जो क्वेश्चंस इस बुक से आएंगे वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, और जो इस बुक से नहीं आएंगे वो कोई भी और सॉल्व नहीं कर पाएगा। इतना आपको अपने अंदर जो है कन्विक्शन रखना पड़ेगा। मेरे पिछले फेलियर में एक बात यही रही होगी कि मैं सोर्सेज बहुत ज़्यादा पढ़ता था। तो मेरे जो भी यंग भाई बहन है, मैं उन्हें यही रिकमेंड करूंगा कि आप बुक्स जो है वो स्पेसिफिक रखें। हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका गोल है डेप्टी कलेक्टर बनना, एसडीएम बनना, ना कि मटेरियल कलेक्टर बनना। आप
अपनी सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, हर चीज़ की एक बुक पढ़िए। वो बुक कौन सी होंगी? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, हिस्ट्री के लिए मैंने प्रतीक नायक की पीडीएफ पढ़ी थी, आप कोई सी भी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए नोनाल सर की पीडीएफ होगी, एंड देन इन्वायरमेंट के लिए पीएमएफ आईएएस, ज्योग्राफी के लिए अगेन पीएमएफ आईएएस। मैंने पीएमएफ आईएएस इसलिए पढ़ी क्योंकि ज्योग्राफी मेरा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट था, तो मैं इसको डिटेल्ड मैनर में पढ़ना चाहता था। बट अगर आपका कोई और रेफरेंस है तो आप उसको वो भी रेफर कर सकते हो। एंड देन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी प्रतीक नायक की बुक्स ही मैंने पढ़ी थी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने स्टार्टिंग अलग अलग सोर्सेज से करी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे शिविन सर का जो साइंस एंड टेक का मॉड्यूल आता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट था। सिर्फ 250 पेजेस है, कोई 1000 पेज नहीं है उसमें, एंड 250 पेजेस में ही जो है वो काफ़ी कुछ डिटेल्ड उसमें अवेलेबल है। लाइक जो उसमें बायोटेक्नोलॉजी है, जो उसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी है, जो उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इट्स द बेस्ट। तो मैं वही रिकमेंड करूँगा आप सबको भी। एंड आफ्टर दैट ये थी बुक लिस्ट हमारी। अब कुछ स्पेसिफिक प्रीलिम्स के जीएस 1 पार्ट की टिप्स। वो टिप्स ये रहेंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस बनाएं। जैसे कि जब 2020s में, आई थिंक 20 या 21 में, जब सुडानीज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उसकी लोकेशन पूछी थी। अब जो है बेसिकली ग्रीनलैंड के ऊपर बात चल रही है, राफा क्रॉसिंग के ऊपर बात चल रही है। अब जो है बेसिकली कोई और जो डिबेटेबल पार्ट हो गया, जैसे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में टेम्पल हो गया, प्रीविही टेम्पल। सो अब ये लोकेशन पूछेंगे, तो पीवाईक्यू से आप पैटर्न उठाएंगे कि उन्होंने पहले क्या पूछा है। पैटर्न क्या था कि जो स्टेट्स हैं और जो मेन लोकेशंस है उन्होंने वो पूछी। अब उसको हम लोग फ्यूचर ईयर में एम्यूलेट करेंगे। जैसे कि ग्रीनलैंड के ऊपर बात चलती है, तो ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? नूक। तो वो लोग आपसे पूछ लेंगे पेपर में कि NWK कहाँ का है। अब वो डायरेक्टली ऐसा पूछेंगे कि ऑप्शंस में दे देंगे कि वो हो सकता है कि ट्यूनीशिया का हो सकता है बुर्किना फासो का हो। तो वो इस टाइप की चीज़ें पूछेंगे। एंड देन अगर आपने न्यूज़पेपर या मैगजीन जो भी कवर कर रहे हैं उसके साथ में कंफर्टेबल हैं, तो आपको ये चीज़ पता रहेगी कि ये ग्रीनलैंड से एसोसिएटेड है। सो दैट्स द थिंग। एंड लाइक सिमिलरली और भी आप क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब हमारी मैडम प्रेसिडेंट है, जब उनका इलेक्शन हो रहा था, तो प्रीलिम्स के पेपर में स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन से सवाल पूछे थे। अब जो है बेसिकली जो भी अलग इलेक्शंस होंगे, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है फ्यूचर में जा करके, क्योंकि अब टर्म कम बची है, तो अगर फ्यूचर में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? वही स्टैटिक से लिंक करके कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या अंतर है, कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं करते हैं। सो इस टाइप से आपको एसोसिएशन करना पड़ेगा, आपको प्रिडिक्ट करना होगा, ठीक है। और ये कैसे होगा? ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ये काम है इंटरेस्ट का, कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप जो है जो चीज़ें हो रही है अपने आसपास में, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट का काम ही वही होता है। अगर आप एक डिप्लोमेट है, आप फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, आप आईएएस हैं, तो आपके आसपास में क्या चीज़ें हो रही, क्या लोकेशन है, वो आपको पता है। एंड क्या डायनेमिक है आपको ये भी पता है। देन दूसरी चीज़ कि आप अपना दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि आप अपना एक्यूरेसी रेट डिटरमाइन कीजिए। कि कोई कोई इंसान ऐसा रहता है जो 98 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन वो अच्छे नंबर लाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी टू डैट, कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो सिर्फ 72 क्वेश्चंस करते हैं एंड देन भी सिमिलर नंबर ही लाते हैं, 100 110। सो अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि आपका रेशियो कितना है। मेरे हिसाब से मेरा रेशियो था 92 to 94, तो मैंने उस हिसाब से मॉक्स में भी मैं वैसा ही पैटर्न अपनाता था और रियल एग्जाम में भी मैं वैसा ही रेशियो रखने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे रिच डिविडेंड्स देते हैं। अब अगर मैं 92 से ऊपर जाने की सोचूं कि 99 क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, तो फिर मैंने ये एनालाइज मॉक्स के थ्रू किया कि जब मैं 92 में करता हूं यूजुअली, एंड जब मैं 98 या 97 करने जाता हूं, तो मेरे मार्क्स हल्के से नेगेटिव में चले जाते हैं। तो जो नेट डिविडेंड जो रहता है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो मैं इसलिए यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना अपना निकालिए कि आपको क्या लगता है कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। तो फ्रेंकली मेरे लिए जो 90 था वो लकी नंबर था एंड मैं उसी को फॉलो करता था। एंड इस बार भी मेरे प्रीलिम्स में 120 मार्क्स आए। एंड सो दिस वाज द प्रीलिम स्ट्रैटेजी। एंड देन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हम लाइव सेशन के एंड में उसको कवर कर सकते हैं। अब मैं सीसेट की तरफ शिफ्ट करूंगा। सीसेट के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहले बात करेंगे कॉम्प्रहेंशन पे। कॉम्प्रहेंशन जो है आप वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दीजिए एंड तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या पूछ रहे हैं, यूपीएससी के क्या टाइप्स रहते हैं, यूपीएससी क्या पूछता है और यूजुअली कौन से ऑप्शन सही रहते हैं। सो सारे में से सारे तो बहुत कम ही सही रहते हैं। लाइक बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके सारे कॉम्प्रहेंशन सही हो जाते हैं। बट आप एक नॉर्मल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 32 कॉम्प्रहेंशन आ रहे हैं तो आप उसमें टारगेट बना के चलिए कि उसमें मेरे 5 गलत हों ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा गलत ना हो।
मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश जो था वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक था कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड, और मैथ्स और रीजनिंग में मैं अगर कम नंबर आ भी रहे हैं तो मैं इंग्लिश के थ्रू उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता था। सो सीसेट के मैंने किसी भी अटेम्प्ट में पढ़ाई नहीं करी है, पहले और दूसरे दोनों में। सीसेट में मैं खुद ही पढ़ाई करता था, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं बस उतने देख लेता था, और मुझे लगता था कि इतना देख लूँ तो मैं कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे पढ़ने बैठोगे तो वो GS1 फिर हो नहीं पाएगा टाइमली, एंड टाइम पहले ही क्रंच रहता है थोड़ा सा। सो बेटर ये रहेगा कि कॉम्प्रहेंशन पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की फोकस करें। अब एक मेजर डाउट, क्या कॉम्प्रहेंशन के लिए जो है फ्लुएंट इंग्लिश होना ज़रूरी है? उसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कॉम्प्रहेंशन के लिए हिंदी में भी कॉम्प्रहेंशन देते हैं वो लोग, एंड जो इंग्लिश में भी पार्ट आता है वो काफ़ी ईजी रहता है मेरे हिसाब से। तो आप जो है बेसिकली आप देखिए कि पिछले सालों में क्या पूछा है और सारे सालों के ही कॉम्प्रहेंशन लगा दीजिए, तो आपकी जो मसल मेमोरी बन जाएगी, तो आप उसके थ्रू आगे वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए। कोचिंग के जो रहते हैं आंसर्स या जो कॉम्प्रहेंशन रहते हैं वो यूपीएससी का लेवल कभी मैच नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी की खुद की एक सोच है, खुद के एक पैटर्न है, जिसके लिए यूपीएससी की ही कॉम्प्रहेंशन आप कीजिए। सो ये थी कॉम्प्रहेंशन की स्ट्रेटेजी। रीजनिंग में आप जो सिलोजिज्म वगैरह या जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आ गया A B C इसके बाद क्या है, तो आप इन सब पे फोकस कीजिए। ऐसे आप 2 से 3 टॉपिक आप यूट्यूब पे फ्रीली किसी के भी वीडियोस देख सकते हैं, किसी की क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सिमिलरली फॉर मैथ्स के लिए आप बेसिक जो 2x=9 इस टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। अगर मेरा ऐसा मानना है कि आपका कॉम्प्रहेंशन में हिट रेट ज़्यादा रहा और मैथ्स और रीजनिंग में आपने 3 3 क्वेश्चन भी कर दिए, तो आप इजीली सीसेट में इन कर जाएंगे। बस मैं यही बोलूँगा कि जो कोचिंग के पेपर्स रहते हैं सीसेट के वो काफ़ी इजी रहते हैं, या तो वो बहुत इजी रहेंगे या तो बहुत हार्ड रहेंगे। तो जो फॉरम आईएएस का पेपर रहता है वो बहुत इजी रहता है, और जो नेक्स्ट आईएएस का अनुभव रहता है वो टिपिकली हार्ड रहता है। यूपीएससी का पैटर्न वैसा है ही नहीं। इससे अच्छा रहेगा कि आप जो असली पेपर है उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भले से कोचिंग वाले थोड़े बहुत एसोसिएशन कर देते हो, बट सीसेट इज़ वास्टली डिफरेंट फ्रॉम कोचिंग पेपर्स। तो आप एक्चुअल ही प्रीफर कीजिए। तो ये थी हमारी प्रीलिम्स की होलिस्टिक स्ट्रेटजी फॉर बोथ जीएस एंड सीसेट। सो लेट्स टॉक अबाउट मेंस अ बिट। ऐसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इस बार भी मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए। आई स्कोर्ड आई थिंक 120 मार्क्स इन ऐसे। एंड ऐसे में आप क्रिएटिव रहिए, स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, ऐसे में आप स्काई इज़ द लिमिट। पहले तो जो भी भाई बहन मुझे लाइव में कमेंट कर रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली लुक इनटू दैट। हमें कंटिन्यूटी बना रहे हैं कि कोई भी लिंक टूटे ना, क्योंकि प्रीलिम्स हो जाए, मेंस हो जाए, एंड देन फाइनली हम लोग जो है जो डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर डेफिनेटली करेंगे। आपका एक एक डाउट मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। सो मेंस से स्टार्ट करते हैं। ऐसे की पहली स्ट्रेटेजी ये है कि आप कुछ क्रिएटिव रहें, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें लिख के ना आए। आप पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा ये रहता था कि 2 ऐसे आते हैं, तो एक ऐसे तो मैं जो है वो स्टोरी से स्टार्ट करूँगा, या जो है किसी नॉवेल से स्टार्ट करूँगा। एनिमल फार्म से स्टार्ट कर दिया, या फिर जो है बेसिकली ग्रेप्स ऑफ रात से स्टार्ट कर दिया। सो आप जो है बेसिकली आप जो नॉवेल्स की जो आपको सारी नॉवेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता है। मैंने पहले से पढ़ ली हो तो अलग बात है, बट आप एक समरी भी पढ़ सकते हैं, या किसी फ्रेंड से बोल सकते हैं कि वो आपकी हेल्प कर दे। ठीक है, तो लाइक एनिमल फार्म की जो समरी है वो ऑलमोस्ट सारे ऐसे के टॉपिक्स में फिट बैठ सकते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। एंड देन जो दूसरा ऐसे का टॉपिक है आप उसमें पोएम पढ़िए। तो इस तरीके से जो है आपके दोनों ऐसे क्रिएटिव रहेंगे। एंड मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो दूसरा ऐसे रहता है उसमें जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो बोर हो जाता है तो कम नंबर देगा। तो बेटर ये रहेगा कि हम ऐसे को क्रिएटिव बनाएं और पोएम से स्टार्ट करें। तो उसके थ्रू जो हम हुक रहेगा ना, जो हम एक बेसिकली बेट डाल पाएंगे एग्जामिनर की तरफ, एंड देन एग्जामिनर अट्रैक्ट हो पाएगा। आप 2 अप्रोच फॉलो कर सकते हैं ऐसे के लिए। पहली है पेस्टल अप्रोच, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन, लीगल, एथिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, स्पोर्ट्स, आप ये सब कवर कर लिए। या दूसरा एक्सपेक्ट जो आजकल चला है कि आप डायमेंशंस पे फोकस कीजिए। अगर टॉपिक आ जाता है कि ऑल डेट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, तो आप बेसिकली उसमें देखिए कि उसमें जो है ऐसा क्यों बोला गया है। तो पहला डायमेंशन हो गया कॉज। अब कॉज के अंदर आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस डालिए। देन आप कॉन्सिक्वेंसेज लिखिए कि अगर आप हमने सारे ग्लिटर्स को गोल्ड समझ लिया तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, देन आप वो लिखिए। एंड देन आप वे बताइए कि कैसे हम सारे ग्लिटर्स गोल्ड नहीं है वो कैसे पता कर सकते हैं। तो ये डायमेंशंस वाली अप्रोच जो ये आजकल ज़्यादा चल रही है, मैंने पर्सनली पीयूष सर के लेक्चर्स नहीं देखे, ही इज़ यूजुअली फेमस फॉर एसे एंड एथिक्स, बट मैंने सुना है कि आजकल वो भी ये अप्रोच फॉलो करवा रहे हैं। सो आप सूटेबिलिटी देखिए
कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। एंड ऐसे ही सो क्रिएटिव कि आप बहुत लिबरल रहिए। आप बेसिकली साहिर लुधियानवी की पोएम्स लिख सकते हैं। आप किसी मूवी का एसोसिएशन दे सकते हैं कि आपने ये मूवी देखी और आपको ये चीज़ अच्छी लगी। सो आप इस टाइप के एसोसिएशन कीजिए तो वो बेटर रहेगा। आप विक्रम ग्रिवाल सर के ऐसे पढ़ सकते हैं, पर्सनली दे आर माई फेवरेट एसेस। एंड देन तो आप ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। सो ये थी ऐसे की स्ट्रैटेजी। GS1 की स्ट्रैटेजी, GS1 की स्ट्रैटेजी हिस्ट्री में जो भी हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, जो मुगल डायनेस्टी हो गई, जो मराठा डायनेस्टी हो गई, जो मौर्य डायनेस्टी हो गई, तो आप सबके पॉइंटर्स बना लीजिए कि इन्होंने आर्किटेक्चर में क्या किया है, इन्होंने म्यूजिक में क्या किया है, इन्होंने पेंटिंग में क्या किया है। जो अकबर की जो फिलॉसफीज हैं, सुलह कुल हो गई, या जो मौर्यन डायनेस्टी के हो गए रॉक एडिक्ट्स, जिसमें उन्होंने पीसफुल नेचर के बारे में बताया, हारमनी के बारे में बताया, सेक्ट्स के बारे में बताया कि कल्ट्स और जो है इन सब के बीच में कितनी हारमनी रहनी चाहिए। तो आप इन सब का एक जो है एक क्रिस्प पार्ट का ही तैयार कर लीजिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत हार्ड लगेगा, बट देन लाइक इट्स यूपीएससी। एंड ये कितनी इजी सी बात है, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा ही होगा मौर्यस के बारे में कि उन्होंने ये पैलेस बनवाया था, कुम्हरार पैलेस बनवाया था, ये जो है बेसिकली स्तंभ बनवाया था। तो आप बस प्रीलिम्स में से हल्के हल्के से सबसे इजी वाले पॉइंट्स आप मेंस में चयनित कर लीजिए और मेंस में वही वही पॉइंट्स लिखिए। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो प्रीलिम्स में पढ़ा था वही का वही पूरा का पूरा उठ के आ गया है, तो ये बहुत बोनस चीज़ है हमारे लिए। एंड देन ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी में देखो दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो बहुत इजी आते हैं जो हर साल आ गए कि लैंडस्लाइड क्यों होती है, लैंडस्लाइड से कैसे बचें, या तो बहुत हार्ड हो गया ट्विस्टर क्या होता है, फिर जो है ऑरोरा बोरियोलिस क्या होता है ये बता दो। तो आप अपने आप पे इतना फेथ रखिए कि मैंने बाकी पेपर इतना अच्छा लिखा है, 20 में से 19 क्वेश्चन इतने अच्छे लिखे हैं कि अगर मुझे नहीं पता है ट्विस्टर क्या होता है तो भी चल जाएगा मेरा काम। क्योंकि सिर्फ 10 नंबर के कारण मेरे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मेरे मार्क्स जो जो बचे कुछ 240 नंबर है वो मेरा सिलेक्शन करवाएंगे। तो जो अभिषेक शर्मा सर हैं पिछले साल की, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि अगर 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बेकार होते हैं तो चलने दो, बस हमें उन्हें जैसे तैसे लिखना है, जो भी आता है थोड़ा बहुत लिखना है। बाकी जो नंबर आएंगे हम लोग वो कहाँ से लेके आएंगे, जो टिपिकल टॉपिक्स हैं, जो PYQ हैं, जो हमने प्रैक्टिस किए हुए हम वहाँ से लेके आएंगे। तो ज्योग्राफी में भी हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत फैक्ट्स ऐड करने हैं। जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो बस हम लोग को बस एक नंबर्स ऐड करना है कि 20,370 टन्स जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट या जो जनरेट होता है डेली, जो टूरिस्ट सिटीज़ हैं हिमालयाज में, तो पर पर सिटी इतना वेस्ट जनरेट होता है। तो हम लोग को बेसिकली ये चीज़ लिखनी है कि बस फैक्ट ऐड कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और तो हम ऐसे 5-6 क्वेश्चन में फैक्ट्स ऐड करेंगे तो हम लोग को वास्टली यूज डिविडेंड मिलेगा बाकी जो हम लिख रहे हैं पेपर उनके कंपैरिजन में। सोसाइटी के बारे में मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि मेरा सोशोलॉजी ऑप्शनल था, तो मैंने पढ़ा नहीं है सोशोलॉजी सोसाइटी एज सच। बट आप श्रुति शर्मा मैम की कॉपी देखिए, उन्होंने अपनी कॉपी में सारे वास्टली क्वेश्चंस कवर करके रखे हैं सोसाइटी से रिलेटेड, कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हो गए, तो उन्होंने अच्छे से कवर करके रखे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरी वीडियो से तो आप प्लीज़ उसे लिख लीजिए कि श्रुति शर्मा मैम की सोसाइटी की कॉपी तो देखनी है हमें। फिर GS2, GS2 के अगेन 3 पार्ट्स हैं, IR हो गया, पॉलिटी हो गया एंड गवर्नेंस हो गया। बात करेंगे पॉलिटी से। पॉलिटी में जो प्रीलिम्स में पढ़ा है बस उसी में हमें डेटा ऐड करना है, और जो है कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करनी है, कुछ कमेटी के नाम ऐड करने हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया तो हमने उसमें राघवन कमेटी लिख दी। फिर उसके बाद में अगर कोई और चीज़ें आ जाती है तो हम उनसे रिलेटेड फैक्ट्स लिखेंगे। फिर जो है बेसिकली हम लिख सकते हैं कि कोई कोट लिख सकते हैं, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर आ गया तो हम उसमें लिख सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, ये इस साल आया था, पिछले साल आया था, और आप जो जिस ईयर में अटेम्प्ट करें उस साल में भी आएगा। और वो भी ऐसा नहीं कि 10 नंबर में, जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है। तो आप उसमें ऑलरेडी से प्रिपेयर करके जाइए कि आप क्या लिखेंगे, आप उसमें कंक्लूड कैसे करेंगे। आप उसमें कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि जो बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी भारत से ही कंसेप्ट उठाया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, और उसे जो है बेसिकली नॉर्थ पोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। तो ये इस चीज़ों से आप जो है बेसिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं एग्जामिनर को कि आपको ये चीज़ें पता है। बट देन इसमें मैं आपको एक केवियट बताना चाहूँगा, स्पेशल लिखने के चक्कर में आपको बेसिक चीज़ें नहीं भूलनी है।
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया है तो उसमें आपने अनवर हुसैन केस लिख दिया, नमित शर्मा केस लिख दिया, आपने उसमें जो है बेसिकली CIT वर्सेस बल्क कैरियर केस लिख दिया। आपने ये सब जमाने भर की बातें लिख दी, पर आपने केशवानंदा भारती केस नहीं लिखा 1973 का, तो आपको कम नंबर मिलेंगे। आपको ये चीज़ रियलाइज करनी होगी कि वो उसका जो है सुप्रीम केस है, वो जो केस है वो उसका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको वो तो लिखना ही है, एंड उसको लिखे बिना काम नहीं चलेगा। सो आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसको लिखना ना भूलिए, फैंसी बनने के चक्कर में अपने रूट्स मत भूलिए कभी भी। तो जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो उसमें आपको आर्टिकल लिखना है, ये वाला आर्टिकल है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो कृष्णनंदा भारती केस लिखना है। अगर जो है बेसिकली कलीजियम सिस्टम आ रहा है तो आपको उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जजेस केसेस के नाम लिखने हैं। तो आप ऐसा करके आपका काम इजीली चल जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखिएगा यूपीएससी को जो है कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो बेसिकली 25 साल के युवा नहीं है, वो बेसिकली काफ़ी साल से प्रोफेसर्स हैं। उन्होंने हज़ारों आर्टिकल्स लिखे हैं दी हिंदू जैसे पेपर्स में। तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने कौन सी नीश चीज़ लिख दी है, उन्हें फ़र्क पड़ता है कि जो सबको पता है और जो मेन चीज़ है, जो एसेंस है, आपने वो उसमें डाला है कि नहीं। मूविंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस, अब बढ़िया से अब डायग्राम बनाइए। वेस्ट एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो वेस्ट एशिया का छोटा सा डायग्राम बनाइए। आप अगर जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स ऑफ व्यू आ रहे हैं तो आप उसमें बताइए कि ईस्टर्न सेक्टर ये है, वेस्टर्न सेक्टर ये है, मिडिल सेक्टर ये है। आप लिबरली ये सब चीज़ें कीजिए। आप कोड डालिए, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने क्या लिखा है, मंडल थ्योरी क्या होती है, कि अगर किसी का कोई कॉमन एनिमी है तो उसके साथ दोस्ती की जा सकती है ताकि हमारी स्ट्रेंथ बना पाए हम लोग। मिडिल पावर डिप्लोमेसी क्या हो रही है, आप ये भी लिखिए। एंड देन थूसीडाइड्स ट्रैप क्या होता है यूएस चाइना का। तो ये सब चीज़ें जो आप टॉपर कॉपी से देखिए, आप चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए। कुणाल रस्तोगी सर की कॉपी मुझे बेस्ट लगती है। GS2 के लिए आपको उससे कॉपी अच्छी कॉपी मिलेगी ही नहीं, चाहे आप चांद ढूंढिए। तो आप जो है कुणाल रस्तोगी सर की कॉपी आप बिल्कुल फॉलो कीजिए आँख मूंद करके। एंड देन लाइक ये थी GS2 की एसेंस। आई थिंक गवर्नेंस बचा हुआ है। गवर्नेंस में आप टिपिकल टॉपिक्स ढूंढिए, सोशल ऑडिट्स, एजुकेशन का स्टेट, हेल्थ का स्टेट, एंड देन सिटीजन चार्टर्स। तो आप इन टॉपिक के ऊपर बेसिक बेसिक नोट्स बना लीजिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्यों फेल हो रहे हैं, ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स है ये हर साल आएंगे, एंड आपको इन्हीं में से नंबर लेके आने हैं। कोई बहुत खंगाल करके आपको कोई टॉपिक नहीं ढूंढना है जिसके बारे में आप कुछ ऐसा लिख देंगे जिससे नंबर मिल जाए। जो बेसिक टॉपिक है सोशल ऑडिट का, सिटीजन चार्टर, आपको उसी में से नंबर लाने हैं। उसी में माइक्रो डायग्राम बनाइए, उसी में कंक्लूड कीजिए कि सिटीजन चार्टर जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रॉमिस को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बना देगा, एंड इसीलिए सिटीजन चार्टर के हम लोग को बहुत ज़रूरी है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो जन भागीदारी के बहुत अच्छे सोर्स है, एंड उसी के थ्रू ग्राम उदय होगा एंड ग्राम स्वराज हम अचीव कर पाएंगे। बेसिक बेसिक चीज़ें लिखिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से PRI आया है, क्या डेटा है, आप डेटा से स्पेशल बना सकते हैं, पर बेसिक पॉइंट्स कभी मत भूलिए। ये थी GS2 की टिप्स। अब देन मूव करते हैं GS3 की तरफ। GS3 में मेरे थोड़े से कम नंबर आए, तो मैं GS3 में ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। एक बेसिक बता देता हूँ जो कम्प्लीटली न्यू लोग हैं उनके लिए। GS3 में मैंने सब कुछ कर लिया, बट देन अगेन जो यूपीएससी चाहता है वैसा ही होता है। मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, सारे टेस्ट में टॉप किया है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट कोई बात नहीं। GS3 में हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो डेटाज हैं, जो PLFS का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ऐसे टॉपिक्स पे आप फोकस कीजिए। आपको एनालाइज इसमें अच्छे से करना है। प्रीलिम्स में हम इकोनॉमिक्स में रटा रटाया खेल के चलता है, या जो बेसिक एनालिसिस रहता है, पर मेंस में काम नहीं चलेगा। मेंस में आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा, बहुत अच्छे से वे फॉरवर्ड देने पड़ेंगे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट और कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अच्छे एग्जाम्पल दीजिए। आप चाहें तो आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं उसके लिए बाबा बुडान कमेटी का नाम लिखिए। आप चाहें तो आप बेसिक ग्राम से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं कि आजीविका मिशन हो गया बिहार का। तो ये बेसिक चीज़ें लिखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो इकोनॉमिक्स में जो है अब कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे देखो, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है हर साल आते हैं, वो वाले आएंगे अनएम्प्लॉयमेंट वाले, या जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं, या जो है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग है उसको कैसे सुधारें। और जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो बहुत नीच टाइप के आएंगे जिसके बारे में उतना ज्ञान नहीं होगा, बट देन उसको भी आप जो है अपनी नॉलेज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सब लोग ही जेनरिक चीज़ें लिखेंगे। आप लोग को भी बेसिक बेसिक पॉइंट्स लिखने हैं और उसको जैसे तैसे ब्यूटीफुली खत्म करना है। देन इंटरनल सिक्योरिटी मेरा फेवरेट पार्ट था। आप उसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का डायग्राम बनाइए। जो अच्छे मॉडल्स हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए, संदेश मॉडल हो गया,
या जो है बेसिकली दांतेवाड़ा में एजुकेशन मॉडल हो गया, उसको अच्छे से कवर कीजिए। ग्राफ्स बनाइए कि पहले 90 डिस्ट्रिक्ट्स में एलडब्ल्यू थी, अब 45 डिस्ट्रिक्ट्स में, अब 31 मार्च 2026 तक हमारा गोल है एराडिकेशन का। आप टेररिज्म के ऊपर बनाइए चीज़ें। आप जो है बेसिकली लिखिए और कि नॉर्थ ईस्ट में क्या इश्यूज हैं, नॉर्थ ईस्ट में पीस प्रोसेस क्या रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप फोकस कीजिए, इससे आपको रीच नंबर मिलेंगे। एंड देन साइंस एंड टेक के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं साइंस एंड टेक में क्या करूँ ये हमेशा दिक्कत रहती थी। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने शिविन सर का मॉड्यूल किया था, मेंस के लिए मैंने जो थोड़े बहुत टॉपिक्स आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको अच्छे से कवर कर लिया था। एंड देन अपने आप के अंदर इतनी मैंने ज्ञान अपने आप के अंदर ये चीज़ इम्बाइब कर रही थी कि जो चीज़ मुझे नहीं आएगी वो चीज़ दूसरों को भी कहीं ना कहीं नहीं आएगी। सो आप थोड़ा बहुत जो भी जेनरिक चीज़ें आती हैं वो लिख लीजिए। तो इस तरीके से जीएस3 की हमने प्रिपरेशन करी थी। जीएस3 की आपको टॉपर कॉपीज देखनी हो तो आप श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज देख सकते हैं। आप एक और आईएएस थे पिछले साल के, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। आप इसके अलावा अपाला मिश्रा मैम की कॉपीज देख सकते हैं, शी इज़ अ डिप्लोमेट। एंड ये थी जीएस3 की स्ट्रैटेजी। जीएस4 के लिए नाउ, अब जीएस4 आपको पढ़ना है तो या आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना होगा। जीएस4 में आप जो है बेसिकली आप थ्योरीज को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। दो पार्ट्स हैं, थ्योरी की स्टडी। थ्योरीज में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरीज में हम लोग मेन चीज़ें लिखेंगे। थ्योरीज में हम लोग लिख सकते हैं कि डिओन्टोलॉजी क्या होती है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स की एग्जांपल्स देंगे कि जो पाराशर मैम थी बोडोलैंड में, तो उन्होंने कैसे काम किया था। एंड देन आप लिख सकते हैं कि एक कोई से आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने स्कूल ऑन द व्हील्स चलाया था, या स्किल ऑन द व्हील्स चलाया था, जिसमें एक बस जाती है एंड वो लोगों को स्किल करती रहती है। तो ये करेज ऑफ कन्विक्शन बताता है, ये परसेवरेंस बताता है। आप अपनी क्वालिटीज़ बताइए कि आपने क्या सीखा है, आप क्या बिलीव करते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन ने हम लोग को इस लायक बना दिया है कि हम ये देश को कैसे सर्व कर सकते हैं। हम हमारे अंदर उस चीज़ का पूरा नॉलेज है। तो जो बेसिकली जो भी आपके अंदर एग्जाम्पल्स है, जो भी आपकी वैल्यूज़ है, उसे लिबरली दिखाइए। आप दिखाइए कि आपके अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन है की स्टडीज़ में। अगर हम की स्टडीज़ की बात कर रहे हैं तो आपको शो करना होगा कि जो अगर पॉलिटिशियन से प्रेशर आ रहा है तो भी आप पीछे नहीं हटेंगे। आप जो है बेसिकली लोगों की लास्ट माइल डिलीवरी के लिए हेल्प करेंगे। आप रिटर्न में ऑर्डर्स मांगेंगे। आप दिखाइए कि आपके अंदर जो है इंटीग्रिटी है, आप जो बोल रहे हैं आप उसमें बिलीव करते हैं, आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल आपको वो रखना होगा। अगर आप ये लिख रहे हैं कि मेरे लिए सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बॉर्डर से किसी को भी नहीं आने दूंगा, भले से जो है वो जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मैं जो है बॉर्डर आउटपोस्ट बना होगा, मैं भले से उन्हें पूरी एंट्री ना दूं, बट जो बॉर्डर आउटपोस्ट में मेडिकल स्टाफ जो है मैं उनसे चेक करवाऊंगा कि वो ठीक है या नहीं। मैं उन्हें जो है टेम्पोरेरीली एडमिट तो नहीं करूंगा, बट आउटपोस्ट में रखूंगा, उनका पूरा मेडिकल का ध्यान दूंगा। एंड देन अपने सीनियर से बातचीत करके एक डिस्कशन निकालूंगा कि क्या करना है। आपको आउटराइटली नहीं लिखना है कि मैं तो बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन हूँ, मैं उन लोगों को एंट्री दे दूंगा भले से वो आगे जाके टेररिस्ट निकले। या आपको बहुत ज़्यादा ही जो है एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं बनना है कि भले से मरे तो मरे, मैं इसको बिल्कुल भी इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। आप रखिए, बिल्कुल उसे एंट्री मत दीजिए, बट उसे आप आउटपोस्ट में रखिए, मेडिकल स्टाफ से कांटेक्ट करवाइए। तो एक एथिक्स के पेपर में आपकी ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है, आप ऑफिसर कैसे सोच रहे हैं वो डिपेंड करता है। यही जो चीज़ थी मुझे लगा है कि एथिक्स में मुझे सफिशिएंटली सेल करवा पाई। तो यही थी मेरी जी ऐसे एंड GS 1 2 3 4 की स्ट्रेटेजी। नाउ, ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप कैसे चूज कर रहे हैं, आप या तो बेसिकली ऐसी चीज़ देख सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, या तो ऐसी चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। कितने ऐसे लोग हैं जो आईटी बॉम्बे से पढ़े हुए होंगे बट उन्हें डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट है, तो वो PSIR प्रेफर करेंगे, ना कि बेसिकली जो CS या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या वॉट। मैंने मेरा ऑप्शन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं सोशोलॉजी से रिलेट करता था। मुझे ऐसा लगता था कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स मुझे हेल्प करेंगी एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बनने में, बेटर सिविल सर्वेंट बनने में। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी सोसाइटी कैसे वर्क करती है। जो फर्स्ट सोसाइटीज़ थी, जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स थे, एंड अभी की सोसाइटी में क्या सिमिलैरिटीज एंड क्या डिफरेंसेस हैं, मुझे ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव करती थी। तो मैंने इसलिए सोशोलॉजी चुना। अब मेरी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी
मेरी ऑप्शनल स्ट्रेटेजी सोशियोलॉजी के लिए ये थी कि मैं फुल्ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता था। मेरी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे, मैं कुछ भी और प्रीफर करता ही नहीं था। तो आई थिंक मैंने एक्सट्रीम बोल दिया। मेन चीज़ मेरा 90% पी वाई की फोकस रहता था, क्योंकि 2000 से 2026 के बीच में आप देखिए 25-26 साल हो चुके हैं, एंड हर हर साल अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 को मिला दें तो 40 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो आप 25 को 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में दे चुकी है। अब इससे ज़्यादा यूपीएससी और क्या पूछेगी? अगर वो पूछ भी रही है, जैसे कि हमारे पेपर में आया था कि डेविड मॉर्गन जो है उसने फैमिली के बारे में क्या बोला है, अब आप कितना भी पढ़ लो, आपने कितनी भी पीएचडी कर ली हो, ये आपको नहीं पता होगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप उसको या तो क्वेश्चन में बेसिक चीज़ें लिख दो फैमिली के बारे में, या तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि मार्क्स 19 में से एक क्वेश्चन से नहीं आते हैं, ये 19 में से 18 क्वेश्चन से आएंगे। तो मेन चीज़ यही रहेंगी कि आप पीवाईक्यू पढ़िए। आप मैंने पर्सनली कंप्लीटली इंटरनेट पे रिलाई करा था, बट अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप नितिन सांगवान पढ़ सकते हैं, या आप विकास रंजन सर की बुक्स पढ़ सकते हैं, या आप लेवल अप आईएएस के मॉड्यूल पढ़ सकते हैं। मैंने पर्सनली फुल्ली इंटरनेट पे रिलाई करा था, इग्नू की बुक्स देखी थी, सोशियोलॉजिस्ट की बुक्स पढ़ी थी। तो ये था बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोर्स सोशियोलॉजी के लिए। सोशियोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक मन ही नहीं बनाया होगा कौन सा पढ़ना है ऑप्शनल, तो सोशियोलॉजी बहुत छोटा ऑप्शनल है, कभी कभार बोरिंग लग सकता है बट इंटरेस्टिंग भी है। उसके अलावा पीएसआईआर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो उससे जीएस2 में भी हेल्प मिल जाएगी। सो आप दोनों में से कुछ भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बुक लिस्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम मेंस आंसर को कैसे फ्रेम करें। एक इंट्रो रहेगा, एक बॉडी रहेगी, एक कंक्लूजन रहेगा। आप सारे के सारे क्वेश्चंस में ये पैटर्न फॉलो कीजिए। अगर किसी में टाइम क्रंच हो जाता है और एक दो क्वेश्चन में कंक्लूजन छूट रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप फिर भी फोकस कीजिए एंड यू विल सेल इन कम्प्लीटली। तो ये था पैटर्न की आंसर कैसे फ्रेम करना है। अब हम डिटेल में भी जाएंगे इस बारे में कि मैंने उसकी प्रैक्टिस कैसे करी। तो मैंने प्रैक्टिस ऐसे करी कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखी थी। मैंने कहीं से कोई भी कोचिंग किसी भी स्टेज में नहीं करी है, बट टेस्ट सीरीज मैंने ज़रूर ज्वाइन करी थी। टेस्ट सीरीज मैंने बहुत अच्छे से ज्वाइन करी थी। मैंने सोशियोलॉजी के लिए ज्वाइन करी थी, फिर उसके बाद में मैंने जीएस के लिए ज्वाइन करी थी। तो जो अभ्यास की जो टेस्ट सीरीज थी वो एक रियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाता है, कि हमने लगातार जो है 4-4 घंटे 6-6 घंटे लिखा है लगातार 3-3 दिन। सो दैट्स द थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट अभ्यास। तो आप भी अभ्यास ज्वाइन कीजिए। इट्स अ वेरी चीप, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। तो अभ्यास से जो है काफ़ी बेनिफिट मिला था। अभ्यास में मैंने ऑलमोस्ट सारी टेस्ट सीरीज में टॉप किया था। मैंने पेन नेम था, मैंने विशाल धाकर मेरा फ्रेंड है उसकी आईडी लेकर रखी थी, एंड देन उससे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिल जाता था। सो मैं देखता रहता था कि मेरी रैंक क्या है, बाकी लोगों की रैंक क्या है। जो विपुल भाई है इस बार आईएएस बने, तो मैं देखता था कि उनके और मेरे बीच में क्या कंपटीशन है। जो कृतिका मैम है, तो उनके और मेरे बीच में इस पेपर में कितने नंबर आए, इसमें कितने नंबर आए। जो राखी मैम है, तो कितनी बार ऐसा होता था कि मैं ओवरली कॉम्पिटेटिव हो जाता था कि एक सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा आ रहे हैं, एक में उन्हें ज़्यादा आ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि उन्हें इतना ऑब्सेशन होगा, बट मेरे लिए मैं पढ़ाई करता था तो लाइक मेरे लिए गेम जैसा हो जाता था कि मैं कंपटीशन कर रहा हूँ। सो आई रियली लाइक दैट, एंड आफ्टर ऑल आई थिंक लाइक मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी उसमें। सो दैट रियली एक्टेड एज अ रिवॉर्ड फॉर मी। बट एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा भी दिल पे नहीं ले लेना है, क्योंकि एक पेपर में मेरे बहुत कम आ गए थे सोशियोलॉजी में, अभ्यास में। एंड देन बट जब मैंने ट्रियम्फ आईएएस में कॉपी चेक वही कॉपी दी थी तो उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो इतना भी ऑब्सेस नहीं होना है। बट हाँ, आप एक बेंचमार्क बना सकते हैं कि मुझे जो है टेस्ट सीरीज में टॉप करना ही करना है। आप धीरे धीरे सुधारिए। ये चीज़ हो गई टेस्ट सीरीज की। दूसरी चीज़ हो गई, टेस्ट के अलावा भी आपको डेली आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज तो आप उस टाइम पे दोगे ना जब आपने आंसर राइटिंग कर ली है। जब आप बेसिक आंसर्स बना रहे हैं तब आप उसके लिए आप जो है चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए। मैं सारी टॉपर कॉपीज खंगाल ली थी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आदित्य श्रीवास्तव सर है रैंक 1, जो अनिमेश सर है रैंक 2, एंड जो सृष्टि मैम है रैंक 5। तो इन तीनों ने एक ही टेस्ट सीरीज लिखी हुई थी अभ्यास की, एंड वही टेस्ट सीरीज जो है वो मैं भी लिखता था। भले से उन्होंने पिछले साल में लिखी हो, बट वो मैं घर पे बैठ के लिखता था एंड चैट जीपीटी को दे देता था कि आप चैट जीपीटी अब तुम रैंक करो कि हम चारों में से किसका जो है अच्छा है, किसने आंसर ज़्यादा अच्छे से लिखा है, आदित्य सर ने, अनिमेश सर ने, सृष्टि मैम ने, या निखित सिंह राजपूत ने। तो कितनी बार ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि चैट जीपीटी कंसिस्टेंटली मुझे चौथे नंबर पे रख रहा था, तीसरे नंबर पे रख रहा था। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम मैंने अपने आप को इतना सुधारा
कि फाइनली चैट जीपीटी भी मुझे कितनी बार रैंक 1 पे रख देता था कि मेरे जो है इन रैंकर से ज़्यादा अच्छी कॉपी है। सो यही चीज़ें चलती रहती थी एंड लाइक एक कॉम्पिटेटिव गेम जैसा इन्वायरमेंट मिल जाता था एंड आई लिटरली लव्ड इट। तो मैंने ये वाला जो गेम है ये मैंने काफ़ी टॉपर्स के साथ में खेला था। कुणाल रस्तोगी सर जिनकी GS2 की कॉपी बेस्ट है, तो मैं उन्हें बहुत कम बार ही हरा पाया हूँ, बट स्टिल लाइक उसको चेस करने में मज़ा आता था कि वो क्या कर रहे हैं मैं कहाँ पीछे रह रहा हूँ। तो उसको चैट जीपीटी मुझे जब बताता था ना तो एक बहुत रश टाइप का मिलता है, तो किसकी कॉपी अच्छी होगी, तो ये हमेशा एक रश रहता था जो मुझे बहुत इंटरटेनिंग लगता था। फाइनली मैंने घर पे बैठे बैठे ही मैंने साथ साथ जो है हर जीएस के टेस्ट लिखे हैं। सो ओवरऑल मिला करके मैंने कम से कम 50 से 60 फुल टेस्ट लिखे होंगे। एंड देन मेरा जो सोशियोलॉजी का जो फाइनल टेस्ट था वो मैंने कंपेयर किया था मेधा मैम के साथ में, रैंक 13। एंड लाइक चैट जीपीटी को मैंने पूरी की पूरी कॉपी हम दोनों की दे दी थी। एंड इट वॉज वेरी गुड कि चैट जीपीटी ने हम लोगों को मुझे एनालाइज करवाया कि इस आंसर में मैं अच्छा हूँ, इस आंसर में मैं और अच्छा कर सकता हूँ, इस आंसर में मुझे मेधा मैम की सिंप्लिसिटी को इनकॉर्पोरेट करना है कि उन्होंने कैसे चीज़ें करी हुई हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो आप अगर मोबाइल का यूज़ कर ही रहे हैं तो आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स में यूज़ कीजिए। जब वो चैट जीपीटी बोलता है ना कि कुणाल रस्तोगी सर ने तो ये डायग्राम बनाया है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो मैं उतने अच्छे से नहीं बना पाया हूँ। मेरा क्या स्टार्टिंग में डायग्राम रहता था कि मैंने बेसिक वेस्ट एशिया का डायग्राम बना दिया बहुत ही माइन्यूट सा पेन से। अब फिर जो चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि कुणाल सर जो है, कुणाल रस्तोगी सर, तो उन्होंने वेस्ट एशिया का डायग्राम बना के उसमें मैप किया है कि यमन इधर है, लेबनान इधर है, लीबिया इधर है। तो वो चीज़ फिर मैंने फाइनल कॉपी में मैंने इंकॉर्पोरेट कर ली एंड आई एम डैम श्योर मुझे उसके काफ़ी अच्छे नंबर मिले होंगे। सो ऑल हिल चैट जीपीटी, उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी मेरी इस चीज़ में। आंसर राइटिंग में डायग्राम कैसे बनाए, अभी ये मेन चीज़ मैंने कवर कर ली है। ये तो मैंने खैर पॉलिटी की बात करी थी, GS3 में भी अब डायग्राम बनाए। LWE का लेफ्ट विंग का आया है अगर अच्छे से, तो आपको लेफ्ट विंग का डायग्राम बनाना होगा। सिमिलरली अगर और चीज़ें भी आ रही हैं तो आप हर चीज़ों का डायग्राम बनाइए। GS4 में डायग्राम बनाइए। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि लोग स्टेक होल्डर का बस एक नॉर्मली सर्कल बना देते हैं और उसके आसपास जो है सन जैसे रेज बना देते हैं, तो मुझे वो बहुत ही बेकार लगता है। मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, पेंटागन बना रहा हूँ, या मेरा खुद का एक पर्सनल डायग्राम रहता था। सर्कल हो गया, सर्कल के आधे पार्ट में जो अच्छे लोग हैं स्टेक होल्डर्स मैंने उनका बना दिया, और स्टेक होल्डर्स की दूसरी साइड में जो बुरे लोग हैं जो मुझे फोर्स करें कि मैं गलत काम करूँ, तो मैं उन लोगों का डायग्राम बना दिया। तो आप क्रिएटिव रहिए इस चीज़ में, तो ये चीज़ें जो है आपको नंबर दिलाएंगी। GS1 में आप बेसिकली लिबरली आप बनाइए कि ज्योग्राफी में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, फिनोमेना हो रहा है, ट्रोपोस्फियर, तो आप हर चीज़ का डायग्राम बनाइए। आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। अगर आपको लग रहा है कि बेसिकली कहीं ना कहीं जो है हम और अच्छा कर सकते थे हेल्थ सिस्टम में, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन खुद ही नेगेटिव रहता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम जो है वो फेल हो चुके हैं, वो ग्रास विदाउट द रूट्स हैं। तो इसमें आप लिखिए कि हाँ वो फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं कमियां हैं, पंचायत पति फिनोमेनो है, इलेक्शंस टाइम पे नहीं हो रहे हैं, जो ओवरली डिपेंडेंट ऑन दी ग्रांट्स है वो। बट एट द सेम टाइम आप वे अहेड लिखिए कि वो जो है वो कमिटीज़ का नाम दीजिए। आप उसमें लिखिए आलू वालिया कमेटी ने क्या बोला है, आप उसमें लिखिए कि स्टेट फाइनेंस बॉन्ड्स हैं, आप उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस बढ़ाइए। इंदौर मॉडल हो गया, उसने खुद का बॉन्ड इशू किया है। मैं एक बायस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंदौरी हूँ, मैं एक बता रहा हूँ कि आप एक ऐसे मॉडल्स लिख सकते हैं अपनी सिटी के या स्टेट के। बिहार का आजीविका मॉडल हो गया। तो आप ये सब चीज़ें जो है अपने आंसर में लिखिए और बेटर नंबर पाइए। अगर आपको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, तो अगर आप बेसिक चीज़ें पता हो, अगर आपको एक दो पॉइंट ही पता हो, तो आप उसको लास्ट में अटैम्प्ट कीजिए और जैसे तैसे उसको लिख दीजिए। इंटरव्यू में आपको नहीं आता हो तो बहुत हम्बली बोल दीजिए कि सर मुझे रिकॉल करना पड़ेगा। मेन अगर प्रीलिम्स में नहीं आता है, अगर आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए तो ठीक है, अगर आप दो ऑप्शंस भी एलिमिनेट नहीं कर पाए तो आप प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, उसमें गलत हो सकते हैं। तो आप देखिए कि आपको क्या उसमें नंबर मिल सकते हैं तो अटैम्प्ट कीजिए, वरना आप उसको छोड़ दीजिए। क्या पीवाईक्यू में क्वेश्चंस और थीम रिपीट होती हैं? बिल्कुल रिपीट होती हैं। प्रीलिम्स में तो होती हैं जैसा मैंने कवर किया था, मेंस में भी रिपीट होती रहती हैं। हर बेसिकली जो भी टॉपिक्स हैं उसमें कोई ना कोई थीम रिपीट होती है।
सॉरी फॉर द डिसरप्शन, मैं मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा रहा था, सो उसके कारण इशू हो गया होगा। सो हम बात कर रहे थे कि मेंस में या प्रीलिम्स में पैटर्न रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, हर जगह पे पैटर्न रहते हैं। एंड ऐसा मान लीजिए कि अगर आपका कोई धर्म है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो वो आपका धर्म होगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपके लिए ग्रंथ के समान है, एक बाइबल के समान है। पीवाईक्यू को आप ऊपर से नीचे तक पूरा देखिए। इंटरव्यू में भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पीवाईक्यू देखिए, वो क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप डिप्लोमेट हैं तो आप क्या करेंगे, सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ाएंगे, अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो अगर आप जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। तो जो पीवाईक्यू जो है वो इतना रिपीट होंगे कि वो आप ऑलमोस्ट आपका 60% ऑफ द सिलेबस कवर कर देंगे। एंड अगर आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो आपको कुछ 90% कुछ पढ़ना ही नहीं है, या पीएसआईआर में भी सब कुछ जो है वो पीवाईक्यू से उठ करके डायरेक्टली आ जाएगा। सो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। अब इंटरव्यू के ड्रेस कोड के बारे में बताते हैं, बताइए। इंटरव्यू की मेरी ड्रेस कोड थी बंद कला। हाँ, जो नॉर्मली लोग जो है वो सूट्स पहनते हैं, या तो वो ब्लू सूट पहनते हैं या तो ब्लैक टाई, या तो जो है ब्लैक सूट्स रहते हैं। बट देन मुझे लग रहा था कि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। एंड मुझे लग रहा था कि मुझे बंद गला जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने बंद गला पहना हुआ था। ऑब्वियसली लोग आपको स्टेयर करेंगे, देखेंगे। एंड मैं और किसी को नहीं जानता हूँ जो बंद गला पहन करके गया हो इंटरव्यू में। बट देन अगेन मेन चीज़ ये है कि उसमें ग्लिटर्स नहीं होने चाहिए, वो चमकीला सा नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही फॉर्मल सी ड्रेस पहन के आपको जानी है। आपको अपने कपड़ों से आपको नंबर कभी नहीं मिलेंगे। कितनी ऐसी कैंडिडेट जो हैं वो बुरके में गई हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे नंबर मिले हैं, 200 210 मिले हैं। कितने ऐसे मेल कैंडिडेट्स जो है जो सिर्फ शर्ट में गए, उन्होंने ब्लेजर भी नहीं डाला, उन्हें काफ़ी अच्छे नंबर मिले हैं। तो यूपीएससी जो है वो आपके कपड़ों को नंबर नहीं देने वाला है, यूपीएससी आपके आंसर्स को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके विजन को नंबर देने वाला है। मेरा इंटरव्यू जो था वो राज शुक्ला सर का था। एंड उसमें एक मैम थी, 4 सर थे। एंड देन उन्होंने बहुत क्वेश्चंस बेसिक से पूछे और कॉम्प्लेक्स भी पूछे कि मैंने आईएफएस को पहले नंबर पे क्यों डाला है। फिर डिप्लोमेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, कि पहले तो इंडो पाक, इंडो चाइना जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो हल किए जा सकते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ा, सऊदी अरेबिया और जो यूएई है उसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहाँ कहाँ पे सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या सूडान में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इजिप्ट में उनकी क्या पोजीशंस हैं, फिर सऊदी अरेबिया और यूएई लेबनान में कहाँ कहाँ पे डिफर कर रहे हैं, और उनकी यमन में जो उनके डिफरेंसेस जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो हर चीज़ उन्होंने पूछी। फिर उन्होंने पूछा कि अर्थशास्त्र से मैं क्या जो है वो लेसन्स लेता हूँ एज अ डिप्लोमेट। फिर उन्होंने पूछा कि जो मेरी बुक जो मैंने लिखी है काउंसिल ऑफ द बीस्ट, तो वो किस बारे में है, एंड मेरी बुक में क्या मैंने लिखा है, मैंने इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर से कैसे कंपेयर किया है, मेरी बुक को जो है कितने लोगों ने पढ़ा है, मेरी बुक का मैं पार्ट 2 लाने वाला हूँ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि जो मेरी जो वेबसाइट है girisociety.weebly.com, तो वो किस वर्क में, किस फील्ड में काम करती है। देन उन्होंने लीगल डायमेंशन पूछा कि क्या कौन सा लॉ है, तो मैंने बताया कि मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2007 है। देन उन्होंने डिटेल में चीज़ें पूछी। कितनी बार ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो आपको पता ही ना हो या आपने सुनी ही ना हो। जैसे कि एक पैनलिस्ट थे, वो कुछ भी पूछ रहे थे, उसका मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई सेंस बन ही नहीं रहा है। वो बात डिस्कशन कैलेंडर, नॉर्मल कैलेंडर जो रहता है उसके ऊपर बातचीत चले जा रही है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। बट एट द एंड ऑफ द टाइम वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने ये सब चीज़ें इसलिए पूछी थी, वो देखना चाहते थे कि क्या मैं नर्वस हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। सो ये उनका जो था क्राइटेरिया देखने के लिए। सो जो पैनलिस्ट है उनके सामने आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। आपने यूपीएससी की तैयारी करी है, आप एक इंटीग्रिटी वाले पर्सन हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अपने देश के लिए अच्छा सोचते हैं। एंड आप जो है पूरे फुल्ली डेडिकेटेड है इस जॉब के लिए, चाहे वो डिप्लोमेट की हो, चाहे वो आईपीएस की हो या आईएएस की हो। तो आप बिल्कुल सारे सवालों का जवाब ध्यान से दीजिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए, वो आपकी नॉलेज बिल्कुल टेस्ट नहीं कर रहे हैं। नॉलेज टेस्ट करने के लिए 100 क्वेश्चंस का प्रीलिम्स आता है, एंड ऊपर से और आई थिंक 140 या 160 क्वेश्चंस का मेंस आ गया है। आपने आपने ऑलमोस्ट 20-25 घंटे लिख लिए हैं मेंस में, तो वो आपकी नॉलेज बिल्कुल नहीं पूछ रहे। डैफ में आपके बारे में जो भी चीज़ें वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आप उसको ध्यान से लिखिए। मैं पहले साउंड हीलर था,
साउंड हीलर के बाद ब्रेथ वर्क कोच था, एंड देन ट्रैवल ऑफिसर। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये मैंने लिख दी थी उसमें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने मेरी लास्ट जॉब का ही वर्णन किया था, पहले वाली जॉब्स को मैंने, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग टाइप की थी तो मैंने नहीं लिखी थी। तो आप भी जो आपकी जॉब्स हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हॉबीज़ में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या आपको रीडिंग पसंद है, क्या आपको राइटिंग पसंद है। एंड अगर आप बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी पसंद नहीं है तो कुछ तो पसंद होगा। आपको कम से कम बूढ़े लोगों से बात करना तो पसंद होगा, जो आपके ग्रैंड डैड हैं या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मॉम्स हैं। तो आप वो भी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और नहीं पसंद है तो आपको शाम को जो चीज़ें देखना पसंद होंगी, आपको एनिमल्स को ऑब्जर्व करना पसंद होगा कि जो है बेसिकली डॉग्स कैसे मूव कर रहे हैं, कैट्स कैसे, उनका मूवमेंट क्या है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी चीज़ें आप उसको ऑनेस्टली लिख दीजिए, वो क्वेश्चन वो लोग खुद बना लेंगे। अगर आपने लिखा है कि आपको डॉग्स को ऑब्जर्व करना पसंद है तो वो आपसे स्ट्रे डॉग इशू के बारे में पूछ लेंगे, वो लोग आपसे यूथेनेशिया के बारे में पूछ लेंगे, वो कुछ भी पूछ लेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर हम सभी सेम रिसोर्सेज या बुक लिस्ट से पढ़ते हैं तो खुद को दूसरों से अलग कैसे बनाएं। यार सी, मेरा बेसिकली यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आप खुद को अलग क्यों बनाना है। मेरे अंदर भी बहुत ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे बात सताती थी कि मैं कैसे डिफरेंट बनूं, मैं ऐसा क्या लिख दूं मेरे मेंस के पेपर में जो सबसे अलग बना दे। पर भाई या बहन, आपको कुछ भी अलग नहीं लिखना है। आपको जो चीज़ें जो दी गई हैं आप चुपचाप वही लिखिए तो बेटर रहेंगी। क्योंकि जो मैंने पहले ये बात रिपीट कर चुका हूँ, प्रोफेसर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। तो आप जो वो चीज़ पढ़ते हुए आए वो लोग, उनको वही चीज़ें चाहिए। तो आप कुछ भी फैंसी सा मत लिखिए। हाँ, अगर कोई फैक्ट है तो आप लिखिए। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन लगता है कि इस चीज़ को मैं ग्राफ से बेटर बना दूं तो मैं आप ग्राफ बनाइए। पर कुछ भी बेफालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है जो बहुत कम लोगों ने पढ़ी हुई हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसे मुझे फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, इनके मुझे सबके अगर नाम भी पता है तो वो मत लिखिए आप। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी इतनी डीप नीच नॉलेज जानने में। आप लिखिए कि फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ था, फोर्थ में क्या हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एबॉलिशन हुआ था। बस चुपचाप वो लिखिए और हटिए वहाँ से। ठीक है, आप कंक्लूजन लिखिए अच्छे से, पेज अच्छे से भरिए, डेट सेट। आप उनको कोई फैंसी चीज़ चाहिए ही नहीं। फैंसी चीज़ों के चक्कर में हम बाकी आंसर ही कितनी बार पूरे के पूरे छूट जाते हैं। तो आप फैंसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, बेसिक पे जो है आप चलिए। अगर मुझे फिर से यूपीएससी देने का मौका मिलता है तो मैं क्या नहीं करना चाहूँगा। मैं डेफिनेटली तीन चीज़ें नहीं करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये होगी कि हज़ारों बुक्स के पीछे भागना। एक पॉइंट पे मैं 10 बुक के पीछे भागता था, एंड लाइक दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। एक बुक का रिवीजन अगर जब तक मैंने 10 बार नहीं किया है तो दूसरी बुक खुलनी भी नहीं चाहिए। सेकेंड चीज़ ये होगी कि टाइमली आंसर राइटिंग ना करना, वेट करना आंसर राइटिंग का, कि मैं पूरा ज्ञान भर लूंगा। मैं रावण के पास जितना ज्ञान था मैं उतना ज्ञान अपने पास ले आऊंगा और फिर जाके मेरा पहला आंसर लिखूंगा। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, एंड सर्टनली दैट्स नॉट हाउ द यूपीएससी वर्क्स। आप कोई चीज़ ला रहे हैं, उसमें कमियां होंगी, आप उसको सुधारेंगे। गवर्नमेंट जो है बेसिकली कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी करती रहती है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर। हम देखें अगर कि स्वच्छ भारत मिशन था, तो हमने उसकी स्टार्टिंग करी, धीरे धीरे नज की तरफ गए, उसमें और जो कमियां निकली हमने उसको और सुधारा, एंड फाइनली इंडिया का जो मॉडल है इथोपिया जैसी कंट्री भी अडॉप्ट कर रही है। सो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने कैसे अपनी चीज़ों को सुधारा और आगे बढ़ी। अगर हम पहले से ही सोच लें कि हम बेस्ट मॉडल लेके आए तो वो कैसे लाएंगे। बेस्ट मॉडल होता है क्या? बेस्ट मॉडल वही है जो प्रैक्टिकल हो पाए। तो आप जो लिख पा रहे हैं वही बेस्ट मॉडल है। आप उसमें धीरे धीरे करके सुधार लाइए। आप आराम से, आपके पास जो शकला का बुम बुम का जो पेंसिल है वो नहीं आ जाएगा कि आप बेस्ट आंसर लिख देंगे। आप बहुत खराब आंसर लिखेंगे। चैट जीपीटी आपको सुनाएगा कि आपने जो है कंक्लूजन बहुत यूजुअल से लिखा, आपके इसमें डेटा नहीं है। आप फिर वो चीज़ समझेंगे और नेक्स्ट टाइम से उन चीज़ों को बेटर करेंगे। तो यही जो है, ज़िंदगी जो है वो सीखने से ही बनती है। कोई भी सब कुछ सीख करके नहीं आता। सो आप सीखिए, एंड देन इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि मैं बहुत बाद में आंसर राइटिंग करूँगा। एंड तीसरी चीज़ ये होगी कि आपका कोई टाइम टेबल नहीं है तो इस चीज़ को मैं जो है बेसिकली रिकमेंड जो है नहीं करूँगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता था, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से बुक पढ़ ली, ऐसा नहीं होता है। मैंने धीरे धीरे कमियों को समझा, एंड उन कमियों के हिसाब से मैंने जाना कि टाइम टेबल का होना कितना ज़रूरी है। अगर आज मुझे ये टेस्ट लिखना है 3 घंटे का तो मैं इसको लिख के रहूँगा। जो फ्रिक्शन जो है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है, कुछ ना कुछ बहाने दे रहा हूँ, वो चीज़ हटा दो आप एकदम। 3 घंटे लिखना है मतलब लिखना है, 6 घंटे एक दिन में लिखना है मतलब लिखना है। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है आपको अलग बनाएंगी। जो आप पूछ रहे थे ना कि आपको दूसरों से चीज़ें क्या अलग बनाएंगी,
दूसरों से आपको यही चीज़ अलग बनाएंगी कि आप जो काम करना चाहिए था वो आपने किया कि नहीं, जो बेसिक चीज़ें थी वो आपने की कि नहीं, तो आपको वही चीज़ें दूसरों से अलग बनाएंगी। यूपीएससी के लिए गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट्स यूज़फुल हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट्स ढूंढिए, उसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या ब्रीफ्स हैं, आप वो देखिए। नीति आयोग की वेबसाइट्स देखिए। पर ध्यान रखिए कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वो स्टूडेंट के लिए नहीं बनी है, वो कॉमन सिटीजन के लिए बनी है, तो वो काफ़ी बहुत बल्कि हो सकती हैं। नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट होगा वो हो सकता है वो 2000 पेज का हो। तो आप क्या अपनी लक्ष्मीकांत पढ़ करके आपके प्रीलिम्स के अते पते नहीं है तो आप क्या वो 2000 पेज के डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे ना। आप उसकी समरी निकालो, इनसाइट आईएएस दे देगा, आईएएस बाबा दे देगा, कोई भी वेबसाइट दे देगा, नहीं देगा तो चैट जीपीटी तो दे ही देगा। तो आप उसमें से आप समरी निकालिए, एंड जब सारी चीज़ें हो जाए तो वैल्यू एडिशन में इनको इनकॉर्पोरेट कीजिए, ना कि आपने स्टार्टिंग ही उन सब चीज़ों से कर दी। सिलेबस समझ नहीं आता क्या करें? एथिक्स का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस मेरे लिए भी कॉम्प्लेक्स था। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वर्ड उठाइए, उसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कीजिए और समझ लीजिए कि इतना आज के लिए काफ़ी है। फिर 5 दिन बाद वापस आइए, उसके बारे में और डीप स्टडी कीजिए, एंड इस तरीके से धीरे धीरे अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए। सिलेबस में ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आएगा? सिर्फ ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक ही ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पॉलिटी में जो आपसे पूछ रहे हैं वो चीज़ें कि जो है एमएलए कैसे इलेक्ट होता है, एमपी का इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, तो आप उसके लिए आप यूट्यूब पे फ्रीली वीडियोस देख सकते हैं। आजकल इतना कंटेंट है, सिद्धार्थ सर जो है वो फ्री में वीडियोस डालते हैं, तो आप यही सब फ्री वीडियोस देख देख के अपना काम चलाइए। मैंने सोशियोलॉजी पूरी की पूरी फ्री में पढ़ी है यूट्यूब पे, कहीं से मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, ना सोशियोलॉजी का, ना जीएस का, ना प्रीलिम्स का। मैंने कहीं से कोई भी कोर्स नहीं किया है। तो आप बस यूट्यूब पे सर्च कीजिए, एंड अगर यूट्यूब पे ऐसी भाषा बोली जा रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप चैट जीपीटी से पूछिए। आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं तो आपको चैट जीपीटी भी इतना कॉम्प्लेक्स बता रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैट जीपीटी से बोलिए कि हे चैट जीपीटी, मैं 10 साल का एक बच्चा हूँ, एक बालक हूँ, मुझे इस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मुझे नहीं समझ में आया कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है। क्या आप मुझे ऐसे समझा सकते हैं कि मैं एक 10 साल का बच्चा या बच्ची हूँ? तो चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर देगा और आपको इतना कंसाइज और इतना सिंपली समझा देगा कि आपको कुछ और पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज एजुकेशन इक्वलाइज हो चुकी है। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी डिप्लोमेट का बच्चा डिप्लोमेट बने, किसी आईएएस का बच्चा आईएएस बने। अब हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, फ्री इंटरनेट है, अवेलेबल है, उसका पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज करवाइए। इंस्टाग्राम अगर हम लोग हमारा एक्टिविटी टाइम 3 घंटे हो सकता है, तो हमारा चैट जीपीटी का एक्टिविटी टाइम 1 घंटा तो हो ही सकता है। सो मैं यही बोलूँगा कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करवाइए। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो समझ में ना आए। आप 10 बार पढ़िए, आपको 11वीं बार ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि चैट जीपीटी आपको बच्चों की तरह समझाने के लिए अवेलेबल है। टॉपर्स कॉपीज़ को कैसे एनालाइज करें? टॉपर्स कॉपीज़ को आप बेस्ट उसमें से चीज़ें ढूंढिए। कुणाल रस्तोगी सर की कॉपी हो गई, फिर उसके बाद में जो है जो शक्ति दुबे मैम की एथिक्स की कॉपी हो गई, आप वो देखिए, उनकी एथिक्स की कॉपी वंडरफुल है। फिर उसके बाद में आप जो है बेसिकली जो और कॉपीज़ हैं, जैसे कि मेरी बैचमेट है तान्या सिंह, शी इज़ ऑल्सो चोसन आईएफएस, आप उनकी कॉपीज़ देखिए। फिर उसके बाद में जो है आप बेटर और भी कॉपीज़ देख सकते हैं। आदित्य श्रीवास्तव सर है, आप उनकी कॉपीज़ देखिए। आप जो है बेसिकली प्रदीप सिंह सर जो हैं उनकी सोशियोलॉजी की कॉपीज़ देखिए। एंड देन लाइक मेरा एक और बैचमेट है अक्षत बलदवा, तो आप उसकी कॉपीज़ देखिए कि उसने सोशियोलॉजी में क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आप टॉपर्स कॉपीज़ में से क्या देख सकते हैं? आप उसमें देख सकते हैं कि इंट्रो में क्या कोई बहुत अच्छा पॉइंट लिख दिया इसने, क्या इसने कंक्लूजन में कोई बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, क्या इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। आप अनिमेश सर की कॉपी देखोगे तो उसमें कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया हुआ है, कितनी ब्यूटीफुल राइटिंग है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप किसी और टॉपर की कॉपी देखो जिसमें राइटिंग एकदम घटिया है, तो आप उसमें फिर भी आप समझ सकते हो कि फिर भी उन्होंने थोड़ा गैप दे दे कर लिखा, थोड़े अक्षर बड़े लिखे ताकि समझ में आ जाए सामने वाले को। तो अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल बनाएंगे। आप कुछ अच्छा सा डायग्राम लिख लीजिए, जैसे कि सत्यम गांधी सर की कॉपी से मैंने 2-3 डायग्राम फ्रीली लिए हुए थे। एंड सोशियोलॉजी की कोई मेरी कॉपी देखेगा तो वो उसमें से डायग्राम लिख सकता है। पर्सनली मेरी कॉपीज़ भी मैं अपलोड करने वाला हूँ टेलीग्राम पे, निकित.सिंह.ऑफिशियल मेरा चैनल होगा टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो आप वहाँ पे जो है मेरी कॉपीज़ या कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। वंस अगेन, निकित nikit.singh.official, तो आप वहाँ पे मेरी कॉपीज़ या जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक?
नोट्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आजकल शिविन सर के नोट्स आ गए, प्रतीक नायक सर के नोट्स आ गए, तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है लक्ष्मीकांत, क्योंकि आपको एक हॉलिस्टिक नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप उन सब चीज़ों के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ें। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी सफिशिएंट है। बस पढ़ना हमें एक ही चीज़ है, एक चीज़ को 10 बार पढ़नी है, भले से हम कहीं से भी पढ़े, इट्स सफिशिएंट। एनसीईआरटी न्यू पढ़े या ओल्ड? न्यू एनसीईआरटी बहुत क्रिएटिव है, ओल्ड एनसीईआरटी का ज़माना थोड़ा सा जा चुका है, आई एम गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। एंड इवन न्यू एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब के सब प्रतीक नायक सर की बुक में हैं। तो जो जितने भी कंसेप्ट हैं वो मृणाल सर ने इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के जो हैं वो ऑलरेडी अपने नोट्स में डाल दिया है। तो एनसीईआरटी पढ़ने की मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत है। अगर आप बेसिक से भी चालू कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट होगा। तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप रेफरेंस डायरेक्टली पढ़ें। अब आगे आपके ऊपर आपको क्या पढ़ना है, बट एक ही चीज़ पढ़ें आप जो भी पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? सी, न्यूज़पेपर आप 15 मिनट डेली पढ़ सकते हैं, बस उसको ग्लैंस कीजिए कि उसमें क्या क्या खबरें चल रही हैं आज। मुझे जो है मुझे जो है वो सऊदी अरेबिया का और जो यूएई का कॉन्फ्लिक्ट जो था वो इतना इंटरेस्टिंग लगता था कि मैं डेली एक छोटे से कॉर्नर में इतनी सी न्यूज़ दी रहती थी, मैं डेली उसको पढ़ता था कि आज क्या चल रहा है। तो वो मेरा टाइम पास हो जाता था उससे, एंड वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था, सो आई यूज टू रीड। तो हम बात कर रहे थे कि करंट अफेयर्स की तैयारी। तो करंट अफेयर में आप न्यूज़पेपर सिर्फ 15 मिनट पढ़िए, उससे कोई नोट्स नहीं बनाना है। हम इतने विद्वान नहीं कि हम न्यूज़पेपर से पूरे न्यूज़पेपर के नोट्स बना लें। आप प्रीफर कीजिए कि आप मैगजीन पढ़ रहे हैं। मैगजीन क्यों पढ़ें? पहली चीज़ तो ये कि उसमें सिर्फ द हिंदू का ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस का ही नहीं, और भी जो चीज़ें हैं वो सबका उसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, वो महीने का पूरे महीने का साथ में आएगा, तो आपको डेली आपको एक टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। आप महीने के एंड में 2-3 दिन में आप उसको कंप्लीट लगातार कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज़, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनी रहती है, वो एक नॉर्मल सिटीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं बनी है। तो आप उसमें देखिए कि आपको क्या लग रहा है। मैगजीन कौन सी पढ़नी चाहिए? आप कोई सी भी मैगजीन पढ़िए। मैं खुद वजीरामन रवि की रिसाइटल्स पढ़ता था, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बैठते तो हैं, लाइक मैंने देखा है 2-3 क्वेश्चन हर साल बैठ जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक से रहते हैं वो भी बैठ जाते हैं। तो मैं वो रिसाइटल्स पढ़ता था। विजन आईएएस वाली मैगजीन से भी बैठते होंगे, बट मैंने वो पढ़ी नहीं है, पर बैठते ज़रूर होंगे। तो कोई भी एक आप जो है कोचिंग लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी में कोचिंग का जीरो इंपॉर्टेंस है। कहीं से आपको गाइडेंस लेनी है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर कोई मुझे हैंड होल्ड करे, अगर कोई जो है बेसिकली मेरे लिए एक प्रोग्राम बना के दे कि 9-9 महीने ये पढ़ना है, तो ठीक है कोचिंग उसके लिए। पर्सनली मैं कोचिंग प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटी या आईआर के सिर्फ अगर 30-30 लेक्चर है तो उसमें क्या ही समझ में आएगा। उससे अच्छा तो मैं घर पे यूट्यूब पे नहीं देख लूँगा क्या, या चैट जीपीटी से नहीं पढ़ लूँगा क्या। तो आप कोचिंग के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। ना मैं दिल्ली गया हूँ, ना मैंने कोचिंग की है, मेरी सारी पढ़ाई जो मेरे इंदौर के एक रूम से ही हुई है। सो आई थिंक डैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू एज वेल। बट किसी प्रेशर में नहीं आना है। अगर आपको लगता है कि आप जो आपको ऑप्शनल के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप ऑप्शनल के लिए कोचिंग कीजिए। मैंने नहीं की है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको कंसेप्ट उससे एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि आपको पीयर सर्कल मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन कीजिए, किसी में कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने डेली घंटा कितने पढ़ाई करी? यूजुअली मैं 10 घंटे पढ़ता था प्रीलिम्स के लिए, और जब मेंस आई तो मैंने ज़्यादा पढ़ना चालू कर दिया था। इंटरव्यू के टाइम पे तो कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ 6-7 घंटे ही लोग पढ़ते हैं। बट मेंस के टाइम पे आप ध्यान रखिए कि आप जब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, जो पिछले साल जो जैसे कि मान लीजिए 2027 का पेपर है, तो आपने 2026 में मेंस की पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो आप 15-15 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 16-16 घंटे भी पढ़ सकते हैं डेली। हो सकता है ना पॉसिबल हो, बट एक दिन छोड़ करके तो हो सकता है। तो आप उस चीज़ को ट्राई कीजिए कि आप पढ़ाई उस हिसाब से करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना होगा कि आपके लिए कितने घंटे में आपके टॉपिक्स कवर हो पा रहे हैं। ये कोई एक रेस नहीं, एक मैराथन है। अगर आपका जो है, अगर आपने एक टेस्ट 3 घंटे का लिखना था और एनालाइज करना था चैट जीपीटी के साथ में, क्योंकि आपने लिखा 3 घंटे का, आप चैट जीपीटी से एनालाइज कर रहे हो, उसमें लगेंगे 5 घंटे, तो 8 घंटे आपको जो है एक टेस्ट अगर करना है, तो आप या तो आप 2 दिन में उसको करो, या तो आप अगर एक दिन में हो पा रहा है तो एक दिन में करो। पर ऐसा सोच के मत चलो कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि फिर वो पार्किंसंस रूल यही है कि आप आप उसको टाइम काटते जाओगे, आप वर्क को ज़बरदस्ती बढ़ाते जाओगे। सो आप अपने टास्क रखिए और उसके हिसाब से चलिए। यूपीएससी की तैयारी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कुछ टेस्ट लिख सकते हैं,
ऑफलाइन एक टेस्ट आप ज़रूर ऑफलाइन जाके लिखिए, क्योंकि यूपीएससी आपके टेबल पे आपको नहीं लिखना है। यूपीएससी के लिए आपको भवन जाना पड़ेगा। इसलिए मैं भी मैंने जो अभ्यास जो टेस्ट सीरीज थी वो इंदौर में रंजीत सिंह कॉलेज था, मैंने वहाँ पे जा करके सारे पेपर लिखे थे, 20-22 घंटे मैंने लिखे थे एक्चुअल टाइम पीरियड में, कि हाँ अभी चालू हो गया, 2 घंटे का ब्रेक हो गया, वापस 3 घंटे बैठ गया। इस तरीके से मेरी पढ़ाई होती थी, इस तरीके से मैं टेस्ट सीरीज देता देता था। मैंने 60 टेस्ट सीरीज लिखी हुई है, पर कम से कम उसमें से मैंने 7 या 10 तो मैंने सेंटर पे जाके लिखी है। सारी चीज़ें जो है 50 भले से मैंने घर पे लिखी हो, पर 10 मैंने सेंटर पे लिखी है। एंड मैं वही स्ट्रेटजी मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा। हम लोग ये कवर कर चुके हैं, दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली हमारे पेरेंट्स की जनरेशन वाले लोग जाते थे। अभी जो लोग जा रहे हैं हो सकता है वो कल्चरल लैग के लिए जा रहे हो। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप किसान फैमिली से हैं तो मैं आपको अच्छे से समझ सकता हूँ कि कुछ ना कुछ काम पूरे दिन भर रहेगा, एंड देन तब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, तब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आप कंफर्टेबल हो पाएँ, इसलिए आप दिल्ली जाएँ। अगर आप जो है बेसिकली फार्मिंग फैमिली से हैं तो। अगर आप जो है बेसिकली ऑलरेडी किसी छोटे शहर से हैं तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छी चाय मिल रही है टाइम टू टाइम, कपड़े धुल के मिल रहे हैं, तो आप दिल्ली में जाके क्यों करना है आपको एक रूम में, बेसिकली क्यों अपने आप को आप फोर्स करवाना है अपने आप को। तो आप आराम से रहिए अपने सिटी में, पेरेंटल सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। बट अगर जो है जिसको दिल्ली में जाना है, जो रूरल बहुत ज़्यादा पिछड़े फैमिली रूरल बैकग्राउंड से है या फार्मिंग फैमिली से है, तो आप ज़रूर जाइए दिल्ली में। मेरी फ्रेंड्स हैं एंड मैं जानता हूँ कि कैसा माहौल रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा निकल जाता है काम, कोई ना कोई आ जाता है बात करने के लिए। सो आप वहाँ उस इन्वायरमेंट माहौल से निकलिए, दिल्ली जाइए और अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए। अगर आप सिटी में रहते हैं तो यहीं पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, शांति होगी। प्लान भी रखना चाहिए या नहीं? अगर 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो प्लान भी ज़रूर रखिए। पर्सनली मैंने इस बार बीपीएससी का फॉर्म डाला था, एसएससी का फॉर्म डाला था। तो अगर इस बार यूपीएससी नहीं होता तो मैं ज़रूर, अगर मैं डिप्लोमेट नहीं भी बनता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करता, बिकॉज़ हर इंसान की एक एज हो जाती है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आप अनएम्प्लॉयड हो। बट अगर आप कोई फॉर्म दूसरा भर ही नहीं रहे हो तो डैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि 2 अटेम्प्ट निकल चुके हैं ऑलरेडी। 3 अटेम्प्ट भी चलो एक पल के लिए मान लिया, बट अगर आप उससे ज़्यादा बैठे हुए हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि यूपीएससी में कहीं ना हो सकता है कि आपका सब कुछ जो है सारे एफर्ट्स देने के बाद भी सिलेक्शन ना हो। तो कहीं न कहीं ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैंने खुद ने अपने लिए प्लान भी चूज़ कर लिया था कि मैं एसएससी के पेपर दूँगा, मैं बीपीएससी के पेपर दूँगा, एंड मैंने एसएससी का टियर 1 क्लियर हो गया था, तो मैंने टियर 2 की भी एग्ज़ाम दी थी। तो आप देखिए कि आपको बेसिकली कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूपीएससी पे फ़ोकस कीजिए। मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप यूपीएससी पे ही फ़ोकस कीजिए। बट 2 अटेम्प्ट हो गए हैं एंड आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं। आपने अपने लिए डिज़ायर नहीं की थी ये लाइफ़, तो ज़बरदस्ती आप भले से आप मत पढ़िए पर पेपर दे के आ जाइए एक। तो आप पेपर देना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि सेल्फ सफिशिएंसी आ जाए। जो रैंक 1 थे प्रदीप सिंह सर एक एक टाइम पर, तो वो एसएससी से उन्होंने सिलेक्शन लिया, फिर वो जो है हाई कोर्ट के बीच में टाइम मिलता था तो उसमें पढ़ाई करते थे, फिर जाके वो जो है वो इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुँचे। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो तो वेट उन्होंने नहीं किया ना कि मैं 27 का हो जाऊँ, 28 का हो जाऊँ, पेपर देता रहूँ। उन्हें लगा कि उनका टाइम हो गया है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उन्होंने वर्क के साथ में पढ़ाई करी। एंड इस बार भी मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, लाइक 560 रैंक आई एक मैम की, वो एसबीआई में जूनियर एसोसिएट थी। एंड मैं आपको बता दूं एसबीआई में जूनियर एसोसिएट का काम इतना ज़्यादा रहता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है। उसके बावजूद उन्होंने इतना सब कुछ किया, इतनी मेहनत करी, और यूपीएससी में इतनी उम्दा रैंक आई है उनकी। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर एज हो रही है तो आप अटेम्प्ट के अलावा आप बेसिकली और भी एग्ज़ाम्स दीजिए। स्पेसिफिकली एसएससी दे दीजिए, बीपीएससी दे दीजिए। एमपीपीएससी थोड़ी सी टफ है यूपीएससी वालों के लिए, पर बीपीएससी और जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है वो मिलता जुलता है, तो आप वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मैप्स को कैसे याद रखें? मैप्स को मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ कि आप अपने कमरे को मैप से भर दें, उससे एंजाइटी होती है कहीं ना कहीं। सुबह उठ रहे हो और मैप्स देख रहे हो, भाई यू आर नॉट इंटेलिजेंस ऑफिसर कि इतनी मैप्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास गूगल मैप्स हैं, आपको कोई लोकेशन देखनी है, तब वो ऑलरेडी गूगल मैप्स पे देख सकते हो ना। अब वो पर्सनल ओपिनियन है जिसका, अगर जिसको मैप लगाना है, बट मुझे वो चीज़ बेसिकली बहुत एंजाइटी दे देती है।
मैं पढ़ रहा हूँ आराम से, मेरे दीवारें मुझे क्लीन चाहिए, मुझे कोई ड्रेस मेरी टेबल पे साज सजावट नहीं चाहिए, बस मैं पढ़ूंगा। कॉपीज़ भी मैं एक्चुअली छुपा देता था। ठीक है, मेरी है कॉपी, मान लीजिए मेरा पूरा स्टैंड भर चुका है कॉपीज़ से, टेस्ट लिख लिख के मैंने पूरी टेबल भर दी है, फिर भी मैं उसको बेड के अंदर डाल देता था, क्योंकि मुझे बेड पूरा क्लीन चाहिए, टेबल पूरी क्लीन चाहिए, उसमें बस मुझे 2 कॉपीज़ दिखनी चाहिए। क्योंकि एक एनजाइटी होता है एंड वो होता है कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, वो मेरे लिए वो काम नहीं है। मुझे बस एकदम शांत सा इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें एकदम लाइट से कलर्स हों पेंट पे, और बस कुछ भी दीवार एकदम खाली हो, उसमें मैं अगर मैप्स में ज़रूरत पड़ रही है तो मैं उसको देखूंगा, न्यूज़पेपर में अगर कोई मैप लोकेशन आई है तो मैं उसको देखूंगा। इसके अलावा मैगजीन में मैप आ रहे हैं, जो रिसाइटल्स की मैगजीन है उसका मुझे अभी भी याद है कि पेज नंबर 30 से लेकर 34 तक 4 मैप्स हर महीने आते थे। तो वो मैप सफिशिएंट है यार, लाइक उससे उसके अलावा आपको कोई मैप करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें वेडरलैंड के मैप दे देंगे, पोर्ट्स के मैप दे देंगे, हर चीज़ के उसमें मैप्स रहेंगे, सो दैट्स वेरी सफिशिएंट। तो मैं यही बोलूँगा कि चीज़ों को सिंपल आप रखना चाहें तो बेटर रहेगा, वरना कॉम्प्लेक्स अगर आपने किया और फिर वो याद नहीं हो तो उसका डिप्रेशन अलग जा सकता है। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन फेज़ड रहेगा। फेज़ 1 का रिवीजन जब आपने पढ़ा, फिर पढ़ के भूल नहीं जाना है, 5 दिन बाद वापस से रिवीजन होगा, फिर 15 दिन बाद होगा, फिर 1 महीने बाद होगा, फिर 3 महीने बाद होगा। तो एक फेज़ड साइकिल रहेगी जिसमें आपको रिवीजन करना है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन से बचिए मत, डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए। आप डिस्ट्रैक्शन पूरे रिमूव नहीं करने हैं। अगर जैसे कि मेरी फैमिली में कोई बच्चा है तो वो भी तो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन ही हो गया ना, तो वो हेल्दी डिस्ट्रैक्शन है। अगर मैं 3 घंटे पेपर लिख के गया हूँ और मैं उसके पास अगर मेरे किसी बेसिकली मदर के पास गया हूँ या किसी बच्चे के पास गया हूँ जो मेरी फैमिली में है, तो वो बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा फील कराएगा कि आपने 3 घंटे पेपर लिखा है, आप उसको लेकर के घूमने के लिए निकल गए 15-20 मिनट तक, एंड आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, एंड दैट्स द बेस्ट फीलिंग। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यूपीएससी से सिलेक्शन लेने के बाद उसमें जो उस टाइम पे जो फीलिंग थी, उससे भी अच्छी फीलिंग यही होती थी कि मैं 3 घंटे लगातार लिखा है, और 3 घंटे लिखने के बाद में ब्रेक लिया, फिर वापस से 3 घंटे लिखा है जैसे यूपीएससी करवाती है जीएस में, और 6 घंटे लिखने के बाद में जब मैं किसी किसी बच्चे के साथ खेल रहा हूँ बिना किसी गिल्ट के और उसको इधर उधर लेकर के जा रहा हूँ, सो दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, एंड थैंक यू टू यूपीएससी टाइम इंडिया फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट मैं ये फीलिंग ऑलमोस्ट भूल चुका था। नाउ पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई में मन इसलिए लगाइए कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग है। बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इस तरीके से पढ़ाई करें। हमारे आसपास में देखिए कितने लोगों को कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, वर्कलोड रहता है, सब कुछ करना रहता है, बट उसके बावजूद वो पढ़ाई करते हैं। और हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने मुहैया करवाई है, फिर भी आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो मैं क्या बोल सकता हूँ? लाइक मैं गिल्ट में नहीं डाल रहा हूँ, बट पढ़ना पढ़ना क्यों नहीं पढ़ना है? लाइक पढ़ना तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। लाइक मेरा एक दोस्त है आईआईटी गोवा का, अमेजिंग पर्सन, हर्षवर्धन गुप्ता। सो वो जो है बेसिकली वो चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहता है। वो इतनी अच्छी जॉब पर है, वो टोक्यो में जॉब कर रहा है, उसके बावजूद वो एस जयशंकर सर की बुक्स पढ़ना चाहता है, डिप्लोमेसी में लाइफ कैसी होती है वो ये सब पढ़ना चाहता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ना चाहता है। एंड हमको तो वो मिली मिलाई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना कि हम इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है हम वो देखें, जो बेसिकली जोग्राफी इंडिया की क्या है, इंडिया का जो है बेसिकली सॉफ्ट पावर कैसी है, जो है ग्रीनलैंड में क्या चल रहा है, हम लोग को तो वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो उसको क्यों मिस करें? ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, बोरिंग चीज़ तो हमको पढ़नी ही नहीं है। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ, मैं यही बोलूँगा। एंड अब हम लाइव सेशन चालू कर सकते हैं। या आपकी भी अगर पहले, आई एम सो सॉरी, अगर लाइव में किसी ने कुछ पूछा होगा तो मैं उसके सारे आंसर्स अब दे देता हूँ पिछली वाली चैट्स पढ़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कुणाल, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। सो पहला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं, वो मैंने कवर कर दी है। पढ़नी है पढ़ो, वरना जो प्रतीक नायक की बुक है, जो मृणाल सर की बुक है, उन्होंने सब कुछ कवर किया हुआ है। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, थैंक यू जोल फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने पूछा था कि क्या एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है उनसे बेनिफिट मिलता है यूपीएससी में? तो डेफिनेटली मिल सकता है अगर आपकी कोई अच्छी खासी एक्टिविटी है। कितने लोग कुकिंग लिख रहे हैं, कितने लोग लिसनिंग टू द सॉन्ग्स लिख रहे हैं, तो वो सबको ही लिख रहा है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी पेनलाइज करता है, अगर आपने सेम चीज़ें लिखी है तो भी आप लोगों को 210 नंबर यूपीएससी ने दिए हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आप कुछ आपने अच्छी चीज़ लिखी है, जैसे कि पर्सनली मैंने एक बुक लिखी थी, तो यूपीएससी वॉज इंटरेस्टेड बाय डेट, एंड कोई भी नॉर्मल पर्सन पूछता है कि आपकी बुक के टॉपिक्स क्या है, आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, तो एक दो क्वेश्चन उससे बैठ गए।
फिर मैंने जो मेरी वेबसाइट थी एल्डरली लोगों के लिए, तो उन्होंने उससे वो क्वेश्चन पूछ लिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक ये हेल्प मिलेगी कि आप अपना इंटरव्यू प्रिडिक्ट कर पाओगे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से। उससे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दें, बट देन आप क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने वही जेनरिक चीज़ें लिख दी कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ डीप पूछ लें। बट अगर आपने कुछ लिखा है कि आपने बुक लिखी है बुक पढ़ने के बजाय, तो वो आपसे उस बुक से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, तो वो एक बेनिफिशियल चीज़ हो जाएगी। नाउ एक और किसी फ्रेंड ने पूछा था कि आंसर राइटिंग जो है उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो थैंक यू यूपीएससी टाइम इंडिया मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि जिस भाई ने पूछा उसके तो फिर भी 2-3 क्वेश्चन छूटते हैं, मेरे तो 4-5 क्वेश्चन भी छूटे हैं स्टार्टिंग में। तो उसे डरना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू कि आपके सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन छूटते हैं। आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, डेली आंसर राइटिंग कीजिए। हो सकता है तो बेसिकली डायग्राम बना दीजिए 1-2 क्वेश्चंस में, एंड देन आप थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाइए। फॉन्ट साइज यूपीएससी एग्जामिनर्स को भी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वो थोड़े से ओल्ड लोग हैं तो उनको देखने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आप जो क्वेश्चंस को जो है वो टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कोई बात नहीं, आपके तो फिर भी 2-3 क्वेश्चन छूट रहे हैं। अगर आप एंड ऑफ द डे आपकी फिर भी अगर आपका जो है मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ाहट में लिख दिया, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। ऐसा सारे टॉपर्स करते हैं। एंड अभिषेक शर्मा सर ने भी एडमिट किया है, जो जिनकी रैंक 38 आई थी पिछले साल। सो दैट्स नॉट एन इशू एंड ऑल। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आप 3 घंटे में कंप्लीट कर पाएँ। सो डैट वुड बी माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। आप बस पेन पकड़िए, डेली लिखिए, एंड स्काई इज द लिमिट। हो सकता है आपका पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेरा आखिरी में पेपर 2.5 घंटे में भी कंप्लीट हो जाता था। सो दैट वुड कम विथ प्रैक्टिस। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं 3.5 घंटे 3 घंटे 45 मिनट में पेपर लिखता था तो मायूसी थी, पर वही चीज़ जो है आखिरी में 2 घंटे 45 मिनट में पेपर कवर हुआ तो खुशी भी थी। सो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। प्रैक्टिस कीजिए। 50 टेस्ट मैंने लिखे थे, आप 60 लिख लीजिए। हो सकता है आपकी स्पीड और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। सो आई थिंक मैंने लाइव चैट के भी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एंड जो एक क्वेश्चन और था फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड, यार मैं एडवाइस किसी कोर्स के लिए नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने किया नहीं है कि कहीं से फाउंडेशन कोर्स, तो मैं किसी कोचिंग का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आई थिंक सबकी इक्वल ही टाइप ऑफ कंटेंट है। आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप हे एवरीवन, एक एमबीबीएस स्टूडेंट है हमारे पास में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डॉक्टर ऑलरेडी हैं। एंड आपने आपकी दुविधा ये है कि क्या मेडिकल साइंस ऑप्शनल लेना चाहिए। वेल आई वुड डेफिनेटली से कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी कि आपको सिलेबस एक्चुअली ज़्यादा पता होगा। कितनी बार मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मैथ्स वाले ऑप्शनल वाले फ्रेंड्स हैं मेरे, तो उनको जो सिलेबस में दिया उससे भी ज़्यादा पता है। सो दैट्स रियली बेनिफिशियल। कितने टॉपर्स हैं मेडिकल साइंस से निकल चुके हैं, हो सकता है आप अगली हो। तो डेफिनेटली मेडिकल साइंस का ऑप्शनल आप ओपन रखिए। ज़रूरी नहीं कि सोशलॉजी या पीएसआईआर के साथ ही आप जाएँ, बट आप देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स की क्या आपको आ रहा है मेडिकल साइंस ऑप्शनल में से। क्योंकि सोशलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको एडिशनल एफर्ट तो देना पड़ेगा 4-5 महीने। सो डिपेंडिंग ऑन ईयर ऑफ योर अटेम्प्ट, दी काइंड ऑफ पीवाई के क्वेश्चन विच यू आर एबल टू सॉल्व, आप देखिए कि आप बेसिकली आप कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं। सो डैट वुड बी माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी, तो मुझे लगा कि क्या पता कमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड देन थैंक यू यूपीसी टाइम इंडिया फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म। दिस वॉज रियली रियली हेल्पफुल। थैंक्स अगेन। नमस्कार। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।